जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत हमारे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र, वेस्टर्न एस्थेटिक, कुछ भी कहिए, उसकी क्लास के अंदर। हमने पूर्व में बात करी थी कि सौंदर्य शास्त्र क्या चीज है, और हमने पाइथागोरस पर अपनी बात को रोकी थी। वहां तक आप जरूर पढ़िएगा। और मेरी तरफ से सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी के परिवारों को दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की दशा अच्छी रहती है तो मन भी अच्छा रहता है, आत्मा भी अच्छी रहती है, नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी सर्वाधिक आती है। और पॉजिटिविटी आएगी तो मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो सोल भी खुश रहेगी, और सोल खुश रहेगा तो सभी चीज हमें सुंदर 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 दिखाई देगी। और वही सुंदर शाश्वत है, और वही सत्य है, वही शिव है। बिल्कुल, आध्यात्मिकताएं जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन को पॉजिटिव रखती है, घर में खुशियां लेकर आती है। तो इसको महज एक रीति रिवाज या दक्यानुसानी या अंधविश्वास न माना जाए। क्यों? क्योंकि ये पूजा पाठ कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारी आत्मा को संतुष्ट करती है, और संतुष्ट करती है तो हम खुश होते हैं, खुश होते हैं तो हमें पूरी सृष्टि सुंदर दिखाई देती है, और हम भी अच्छे लगते हैं, हमें भी, हम सबको भी खुशियां देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा सर दुख रहा होगा तो हम सभी से चिढ़ के बात करेंगे, हमारे शरीर में दर्द हो रहा होगा तो हम सभी से गुस्से में बात करेंगे, और यदि हम प्रसन्न होंगे, खुश होंगे तो हम सभी से अच्छे से बात करेंगे। इसी चीज को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने वापस, हमने पहले बात करी थी कि सौंदर्य क्या है और सौंदर्य शास्त्र क्या है। तो हमने वहां पर टॉपिक की बात करी थी, आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सौंदर्य शास्त्र के उद्भव पर मैंने अपनी बात रोक दी थी कि सौंदर्य शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि सौंदर्य, ठीक है, और सौंदर्य शास्त्र और सुंदरता, तीनों में अंतर है। अब आप बोलोगे तीनों में अंतर कैसे है? सौंदर्य यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, आप आध्यात्मिक हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो सुंदर, और उसका जो अध्ययन किया जाता है वो है सौंदर्य शास्त्र। और वो जो भाव उत्पन्न होगा, इमोशन उत्पन्न होगा, वह कहलाएगा सौंदर्य, सुंदर। ठीक है, चलिए, तो सौंदर्य शास्त्र का जो उद्भव है वो पाश्चात्य कला के चिंतन का प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि उनके लिए सुंदरता बहुत जरूरी थी। यानी सुंदर है तो आकर्षक है, आकर्षक है तो मन खुश है। ठीक है, सुकरात व प्लेटो ने, अरस्तु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया था सौंदर्य पर। फिर हम बात करें, इसका उद्भव जो है यूनान में हुआ था। अब इस सौंदर्य को जिन्होंने सबसे ज्यादा फेमस किया या हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में लेकर आए, वो थे कवि और दार्शनिक। दार्शनिकों ने सौंदर्य को प्रज्ञा यानी बुद्धि, जो बुद्धि यानी ज्ञान से हम प्राप्त करते हैं, उससे माना है। और कवियों ने कहा है कि ये हृदय से, शब्दों से, हमारे माध्यम से हम दुनिया के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो कवियों का प्रभाव हृदय पर काव्य के माध्यम से जनसाधारण को आनंद देना था। यूनानी कवि होमर व हिसियाड ने देवों की उत्पत्ति यानी भगवान की प्रतिमा के अंदर सौंदर्य के भाव को प्रस्तुत किया। हर चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि किसने किस रूप के अंदर प्रस्तुत किया। यूनानी सौंदर्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे, जो भी हमने बात करी कि इनका प्रमुख केंद्र यही था, यानी सौंदर्य, यानी जो आकर्षक लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है, वो हमेशा हमें प्रभावित करेगा, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को मजबूत करेगा। यूनानी दार्शनिक थेलीज, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है थेलीज, ठीक है, तो थेलीज जो थे, उन्होंने इस दृष्टि में सबसे पहला प्रयास किया था कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, कैसे उद्भव होता है। इन सभी चीजों को हमारे सामने लाने वाले व्यक्ति कौन थे? थेलीज। और इसी वजह से थेलीज को क्या कहा गया है? यूनान में दर्शन के पिता। थेलीस के बाद जो पाइथागोरस आए थे, उन्होंने बैलेंस का, आपके मैथमेटिक्स में भी सिद्धांत है पाइथागोरस का सिद्धांत। पाइथागोरस जो बैलेंस पे बात करते हैं, यानी जो आनुपातिक है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि अकबर और महाराणा प्रताप के दरबार में, अकबर के दरबार में मान सिंह पहुंचे हुए थे। तो बड़े अजीबोगरीब वेशभूषा में पहुंचे, तो
अकबर ने कहा जब खुदा नूर बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे। तो जैसे ही मान सिंह को बड़ा चुभ गया कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया मेरी वेशभूषा को देखकर, तो उन्होंने कहा जब खुदा से आप इबादत कर रहे थे यानी नूर बांट मांग रहे थे तब मैं उनसे इबादत मांग रहा था, आध्यात्म मांग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज का कटाक्ष दिया था। तो यानी प्रथम जो हमें दिखाई देता है, इसलिए हम भी आजकल क्या होता है जो हमें बहुत जल्दी दिखाई देता है आकर्षित हो जाते हैं और फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब उसके मन से उसकी आत्मा से हम रूबरू होते हैं, उससे हम पास आते हैं, तो हमें पता चलता है अरे ये तो ऐसा व्यक्ति निकला, और फिर हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी को पहचानते हैं तो बाहरी सौंदर्य से नहीं, आंतरिक सौंदर्य से, और यही आंतरिक सौंदर्य हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भी नींव है, ध्यान में न रखिएगा। चलिए, सौंदर्य पे स्पष्ट विवेचन कहने मतलब बहुत अच्छी तरीके से जिसने समझाया वह व्यक्ति थे सुकरात व प्लेटो। 18वीं शताब्दी से पूर्व पश्चिम में इस शास्त्र को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, यानी कोई जानता नहीं था, सब महसूस सब करते थे लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था। एस्थेटिक शब्द का प्रथम अर्थ विकास था सुंदर व उदात। सुंदर का मतलब यह हो गया जब आपकी आत्मा प्रबल है, और उदात का मतलब होता है महान, ऊंचा। ठीक है, जो महान होता है, ऊंचा होता है, तो वो हमें अच्छा लगता है, हमें आकर्षित लगता है। जनरली हम कभी ना क्यों कहे कि पैसा तो सब जने अंबानी का नाम ले लेंगे, हम कहेंगे राजनीति तो सब जने नरेंद्र मोदी का नाम ले लेंगे ना। यानी कहने का मतलब हमने राजनीति का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी आ गया, पैसे का नाम लिया तो लक्ष्मी निवास मित्तल आ गए या अंबानी आ गया, हमने कलाकार का नाम लिया तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार आ गए। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो अपने पद पर महान होता है वो भी हमें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंतरिक व्यवस्था प्रणाली कैसी है, उसकी आत्मा कैसी है, मन कैसा है, उसको हमने नहीं टटोला। लेकिन पाश्चात्य में इस चीज को महत्व दिया, यानी जो महान है, जो ऊंचा है, वो सुंदर है। लेकिन हमारे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम जो महान होता है वो सुंदर होता है, ये पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र का एक प्रमुख आधार बना है। कांट ने संवेदनाएं मतलब होती है सेंस, और सेंस हमारे 5 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बोलकर या चख कर बात, आंखों से देखकर, सूंघ कर, सुनकर और स्पर्श करके हम संवेदनाओं को महसूस करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बालों में हमारे सर बहुत दुख रहा है और हमारी दीदी ने हमारे तेल मालिश करी, तो देखना उसके मालिश करने का तरीका, हमारे पापा ने मालिश करी उसके मालिश का तरीका अलग होगा, मम्मी ने चंपी करी तो अलग होगा। जानते हो सबसे अच्छी मम्मी की चंपी लगेगी, मम्मी का, यानी मम्मी ने जो हाथ लगाया उससे बाल हमारे इतने अच्छे होते और हम खुद भी कहेंगे आज हम प्रसन्न। संवेदनाएं, जो संवेदनाएं होती हैं वो हमें बहुत प्रसन्न करती है। तो खुशबू अच्छी आएगी तो बदबू आएगी तो हमारा सेंस जो है वो अलग हो जाएगा। हम कोई आकर्षक चीज देख रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो आकर्षित कर देता है सेंस वो है आंख। आंखों के माध्यम से हम क्योंकि हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसके बाद हम सूंघते हैं या स्पर्श करते हैं या चखते हैं या सुनते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें महसूस होता है कि वह कितना आकर्षक है। लेकिन सबसे पहली जो है हमारी आंख ही हमको बताती है कि वो आकर्षक है, कि वो सौंदर्यवान है। हीगेल ने समस्त कलाओं के आधारभूत तत्वों का दर्शन के रूप में सौंदर्य शास्त्र का अर्थ निर्धारण किया है। कहने का मतलब यह हो गया कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अब आप कौन से कहेंगे, जैसे ललित कला, हमारी ललित कलाएं कितनी है 5, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला और स्थापत्य कला, यही है ना। तो इन 5 आधारभूत तत्वों में रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल, ये जो हमारे तत्व हैं उनको हीगेल ने महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने एक बुक लिखी है और बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। और फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में इन्होंने बताया है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो बाहरी रूप है वह सौंदर्य है और वो पूरा जीरो से लेकर एंड तक हमें सुंदर ही दिखाई देता है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से माना है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ललित कलाओं से। अब हीगेल ने ही उसी बुक के अंदर ललित कलाओं का दर्शन कहा है, किसको, सौंदर्य शास्त्र को। यानी हमने जब फाइन आर्ट यानी ललित कला की बात करी तो वो कहीं ना कहीं मनोरंजन करती है और मनोरंजन हमेशा खुशी प्रदान करता है, इसलिए ललित कलाओं को सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण आधार माना है। किसने, हीगेल ने, ध्यान में रखिएगा। अब जर्मन विद्वान क्रॉचे,
ठीक है, इनकी चर्चा करें। इन्होंने क्या कहा, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक को लेकर स्वतंत्र एवं स्वतः संपूर्ण विचार प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, यानी सबका सौंदर्य अलग अलग है। क्या पता आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लग रहा हो, उसको नरेंद्र मोदी अच्छा लग रहा हो, उसको अंबानी अच्छा लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में आप ड्रेसेस देखते हो, आपको सलवार कुर्ता पसंद आया हो, उनको कैप्री पसंद आई हो, उनको वो लाल कलर पसंद आया हो, फिर हम चर्चा करें। जैसे ये मैंने लाल रंग से लाल रंग लिखा, आप कहोगे या लाल रंग का मैंने कुर्ता पहनकर आ गई, तो मेरी एक फ्रेंड खड़ी हो, कितना ब्राइट कलर पहनकर आ गई है इतनी गर्मी में, कहेगी बिल्कुल। दूसरी कहेगी यार ये रंग अभी थोड़ी पहनने का, ये सर्दियों में है, कुछ पॉजिटिव आया। और एक ने बोला वाओ क्या लग रही है लाल रंग में, मस्त, और उसने आपको आके हग कर ले। यानी आपकी 3 फ्रेंड और तीनों फ्रेंड ने किसका आधार, लाल रंग के आधार को अलग अलग, तो तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, तीनों ने अपने रंग को अलग अलग रूप में विचार किया, तो स्वतंत्र है क्या, सौंदर्य। आप अपने अनुसार अपने सौंदर्य को देख सकते हैं। ये किसने बताया है, क्रोचे ने। क्रोचे कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखता है, बिल्कुल रूबरू दिखता है, सामने दिखता है, या हम जिसकी इमेजिनेशन करते हैं, वो दोनों क्रियाएं जब सामने आ जाती है तो हमें भी वह चीज सुंदर दिखाई देती है। सौंदर्य शास्त्र में मनोविज्ञान का विचार सबसे पहले जिसने किया था वो फ्रेशनर ने किया था। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक होता है हमारा सौंदर्य। बिल्कुल हमें जो एक बार में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेरी क्लास में आए और मैंने आपको डांट दिया, बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, अब आप बाहर गए, ठीक है, आप बाहर गए, अरे यार मैडम ने तो हमें बहुत बुरी तरह से डांट दिया, बहुत नेगेटिव बोलती है, डांट दिया कर दिया, और हम घर जाके रोए करे, और आपके मम्मी पापा, अच्छा आपने अपने मम्मी पापा को बताया और हम कहीं मार्केट में मिल गए, तो आपने बोला ये पढ़ाती है हमें मैडम, अच्छा इसने ही तुम्हें डांटा था, वैसे ही हाँ शक्ल से ही बहुत खराब दिख रही है ना, बहुत रूड दिख रही है, ऐसे बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हमने धारणा बना दी खराब तो हमको हर चीज खराब, हमने धारणा बना दी अच्छी तो हमको सब अच्छा दिखाई देगा। तो ये मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजी के रूप में है, यानी हम किसी चीज के बारे में पहले से ही सोच लेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर, वो तो बहुत गौरवान्वित पद है, इतना अच्छा पद है, इसमें सम्मान मिलता है। पुलिस, ये तो सबसे करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी है। अब कोई पुलिस बहुत ईमानदार होगा और वो देश के लिए मर मिटेगा, नहीं वो तो नाटक कर रहा है, लोग बोलना शुरू कर देते। और कोई शिक्षक गलत कार्य करता हुआ दिखाई दे जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं शिक्षक ऐसा काम ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं, हम मनोवैज्ञानिक रूप में किसी चीज को पूर्वतः ही धारणा न बना लेवे। तो फ्रेशनर ये कहते हैं कि किसी भी सौंदर्य को, किसी भी आनंद को, किसी भी बात को जानना है तो पहले उसको अनुभव करो, उसके बाद उसके निर्णय पे पहुंचो। तो फ्रेशनर ने इसी दृष्टि में सौंदर्य की अनुभूति यानी आनंद तथा कला यानी सृजन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहा। फ्रेशनर कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप में किसी चीज को आकलन करो और फिर अपना डिसीजन दो, उसके सौंदर्य का आकलन करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सुंदरता सामने वाला ही दिख रहा है, जो उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी होना चाहिए। ये बात हमें किसने बताई, फ्रेशनर। और हीगेल क्या कहते हैं, ललित कलाएं जितनी भी है वो आनंद देती है। पाइथागोरस क्या कहता है, जो बैलेंस है, अनुपातिक है वो सुंदर है। और यूनानी सारे दार्शनिक क्या कहते हैं, जो एक ही बार में दिखाई देता है वो सुंदर है। बस सबने कह दिया ताजमहल अच्छा है, अच्छा 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 अच्छा, तो हमने धारणा बना दिया अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे उस सफेद रंग को देखते हैं आकर्षित लगता है। क्यों, हमारा जसवंत थड़ा आकर्षित नहीं लगता है, लगता है, लेकिन हमने कभी भी उसको उस नजरिए से नहीं देखा। हम उसको उस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो हम राजस्थान का ताजमहल नहीं, यूं कहेंगे हमारा ताजमहल है ये। जसवंत थड़ा भी अपने आप में एक अद्भुत, बिल्कुल जोधपुर में जाकर देखिएगा, जसवंत सिंह की छतरी है, सफेद संगमरमर में बनी हुई है, लेकिन सब जने ताजमहल को सुंदर कह देंगे लेकिन जसवंत थड़ा को सुंदर नहीं कहेंगे। तो अद्भुत आकर्षक चीजें हमारे आसपास भी, उसको तोलो, समझो और फिर उसका आकलन करो। आ जाइए नेक्स्ट, मार्क्स, पीपीपी, बिल्कुल कार्ल मार्क्स की थ्योरी है पीपीपी। और मैं इसी थ्योरी पे हमेशा बच्चों को कहती हूँ, आज का समय है, जिंदा रहना है, जीवित रहना है ना, इस संसार में संघर्ष करना है। पी से पावर, पी से पोस्ट और पी से पोस्ट पैसा। बिल्कुल पावर, पोस्ट और पैसा जिसके पास होगा
वो राज करेगा। ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हमारे पास में आए जिन्होंने कहा कि समाज में रहना है तो आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है, और आर्थिक विकास होगा तो सौंदर्य सौंदर्य होगा। यानी जिसके पास पैसा है सुंदर है, पावर है तो सुंदर है, पोस्ट है तो सुंदर है। और इस चीज को लाने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स। चाहे बहुत बड़े अर्थशास्त्र की बात करें तो कार्ल मार्क्स, समाज में बात करें तो कार्ल मार्क्स, सौंदर्य शास्त्र में बात करें तो कार्ल मार्क्स। लेकिन कलाकार क्या है? मन का कलाकार, मतलब कवि, संगीतकार, मूर्तिकार, ये सब कलाकार है जो किसमें रहते हैं? आत्मा में, स्वप्न में, कल्पना में। और कल्पना में रहने वाला व्यक्ति को न तो पोस्ट प्यारी होती है, न पावर, न पैसा, उसको भावनाएं प्यारी होती हैं। तो वो भावनाओं के साथ, लेकिन कार्ल मार्क्स जब आए तो इन्होंने कहा कि हमें इस संसार में जीवित रहना है तो आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। तो पी पी पी, पावर, पोस्ट, पैसा, जिसके पास होगा वह सुंदरता के साथ चलता रहेगा। उदात की बात भी करी थी, जो महान होगा वो हमें सुंदर दिखाई देगा, राइट। चलिए, आधुनिक युग में तीव्र प्रतिक्रिया, समस्त विचार का संतुलन प्रयास किसने किया? सूजन के लेंगर। आपसे अगर पूछा जाए कि आधुनिक वर्तमान में इस चीज पे, सौंदर्य पे सबसे पहले यानी लाने वाले व्यक्ति या किसकी विचारधारा को महत्वपूर्ण बना गया, तो सूजन के लेंगर। और इन्होंने क्या कहा? ध्यान देंगे, सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। बिल्कुल, आप उदास हैं, डांस करो, खुश हो जाओगे। आपका मन अच्छा नहीं है, आप म्यूजिक सुनो, मस्त करो। अब आप 4 व्हीलर चला रहे हो, ठीक है, और गाना चल रहा है, ठीक है, और गाना अपन पंजाबी कोई गाना चल रहा है, जानते हो, आपकी उसी स्पीड में सॉन्ग चलेगा। और यही आपने कोई गजल चला रखी होगी, ठीक है, या हमने स्लो का मोशन में गाना चला रखा होगा तो हमारी गाड़ी भी स्लो स्लो चलेगी। तो संगीत यानी कहना मतलब ललित कलाएं हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से माना गया है। मतलब कहना मतलब, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कढ़ाई में खाना बनाया मम्मी ने, और कहा जाओ ले लो कढ़ाई में सब्जी पड़ी हुई है, सब्जी है बैंगन की, भरमा बैंगन, हमने बात कर ली। अब मम्मी ने कहा जाओ तुम, तुम्हारे वहां गैस पे पड़ा हुआ भरमा बैंगन ले लो। तो जानते हो, आप थोड़ी नाक ऊंची करके न पाँव पटक पटक के जाओगे, न थाली में थप, और बर्तन भी इतने सारे बजाओगे, और फिर आप उसको खाओगे। और यही मम्मी ना एक कटोरी के अंदर एक बैंगन को अच्छे से रख कर, उसके ऊपर हल्का सा है ना पनीर को थोड़ा सा क्रश करके, धनिया की पत्ती सजा कर, और आपके पास एक चपाती को साथ में 2 है ना खीरा, एक टमाटर, और अच्छे से काट के एक थाली में प्रेजेंट करके रख दे, आप कहोगे मम्मा क्या खाना बनाया है। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति बहुत मायने रखती है सुंदरता में। सुंदर होना ही नहीं, उसका प्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है। और अगर वो व्यक्त हो गई, अभिव्यक्त हो गई, तो वो वाकई में सौंदर्य की पराकाष्ठा को छू जाएगा। पाश्चात्य कला में चिंतन का जो प्रमुख केंद्र है, यानी क्या चीज रहा है? सौंदर्य। किसको माना गया? सौंदर्य। कहां पर? पाश्चात्य में। पाश्चात्य में कला को प्रमुखतः क्या माना गया? सौंदर्य। जापान में सौंदर्य को क्या कहा गया है? योगेन। चीन में क्या कहा है? ध्वनि बोधक सिद्धांत। बिल्कुल, जैसे ये चूड़ी ना कितनी अच्छी लगती है, खन 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 खन, पायजब की आवाज छन 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 छन, है ना, पानी टपक रहा, टप टप टप, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ध्वनि यानी हमें साउंड जो होता है वो कहीं ना कहीं सुकून। और अभी हम चल रहे हैं कहीं और बहुत जोरी से किसी ने है ना कर करके है ना कुर्सियां खिसकाई या टेबल खिसकाए और आवाज आ रही है कचर 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 करके, तो हम बड़े इरिटेट हो जाएंगे। ध्वनि, कहीं ध्वनि हमें घंटी, मंदिर की घंटी टन आवाज होती है, कितनी सुंदर लगती है। और ट्रेन ट्रेन टेलीफोन की आवाज हम पहचान जाते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं मनोरंजन, हमें खुशी प्रदान करती है। और कहीं कहीं कर्कश ध्वनि हमें टेंशन भी देती है। तो ध्वनि जो बोधक सिद्धांत है उसमें भी सौंदर्य होता है, ये चीन के लोगों ने बताया। और भारत में इसे रस कहा गया। रस कैसे? यानी जब आप उसका अंदर से सेवन करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे गुलाब, वाह कितना गुलाब आकर्षक, आंखों को अच्छा लगा। अब आपने तोड़ के उसको यहां लगा दिया और आप बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है, या आपने बहुत सारी पूजा पाठ करी और आप बड़े खुश हैं, बस वही आपका रस है जो आपके आनंद को दे, आपके पुरुषार्थ को मोक्ष प्रदान करे। यह भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस के सिद्धांत को माना गया है।
भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतन, अर्धचेतन व अचेतन मन से सृजन का प्रारंभ होता है। बिल्कुल, जो भारतीय हमारा जो फिलॉसफी है या सोचने की जो क्षमता है वो तीन माध्यम में चलती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चेतन, चेतन का मतलब ये नहीं है कि आप अभी मेरी बात सुन रहे, जानते हैं आप में से काफी लोग मेरी बात सुनते सुनते, आपको मम्मी ने आवाज दी होगी या आपके हस्बैंड ने आवाज दी होगी या आपके वाइफ ने आवाज दी होगी या आपके बच्चे कुछ आसपास मस्तियां कर रहे होंगे, साउंड जा रहा होगा, आप चेतन अवस्था में नहीं है। चेतन का अवस्था मतलब होता है बिल्कुल कंसंट्रेट, किसी बात को तन मन और आत्मा से सुनना, चेतन। लेकिन जनरली हम चेतन अवस्था में नहीं रहते, तो प्लीज अपने चेतन अवस्था को मजबूत कीजिए। अचेतन, अचेतन का मतलब ये हो गया बिल्कुल जहां हमारा माइंड अनकॉन्शियस हो गया, हमारी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और अर्धचेतन जो हम स्वप्न में चलते हैं, यानी जो स्वप्न में जो अवस्था होती है वो हमारी अर्धचेतन की होती है। ठीक है, तो हम जब वास्तविक रूप में नहीं कर पाते हैं और सपनों में करके हम उसको प्रत्यक्ष होते हुए देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। जो हम वास्तविक नहीं कर पाते हैं, सपनों में करते हैं, तो अर्धचेतन की अवस्था होती है, यानी हमने सपनों में रहकर चेतन की चीज को हमने पूरा कर लिया। तो ऐसे जो भाव आते हैं या ऐसे में जो हमारे अंदर एक उदासीनता खत्म होती है वो भी सौंदर्य माना गया है। आ जाइए, कला में जड़ नहीं होता है क्योंकि इसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। चैतन्य की अभिव्यक्ति मतलब क्या हो गया कि जो कोई भी कला, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को संबोधित किया, ए तू कहां जा रहा है, सुनना, तो चेतन अवस्था में आपके क्या शब्द है, ए तू कहां जा रहा है, यानी थोड़े से कठोर शब्द हो गए। और चैतन्य की अभिव्यक्ति, अगर वो देखो कैसे बोलता है मेरे को बदतमीजी से, और आपने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा खुश हुआ और आपकी तरफ उसने अलग, तो यानी कहने का मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है वह चेतन अवस्था में उसके पास गया और वो इतना सजग था कि उसने अपना रिप्लाई, क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी। भारतीय ऋषियों ने आत्मा से बढ़कर किसी को नहीं माना। उन्होंने कहा आत्मा ही सबसे बड़ी चीज है और आत्मा जो प्रिय होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है, वही सुंदर होता है, उसी से हमें आनंद मिलता है और उसी से हमें रस की प्राप्ति होती है। रस मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं हमारे पुरुषार्थ हैं, कितने पुरुषार्थ हैं पता है आपको? हमारे पुरुषार्थ हैं 4, मालूम है आपको? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। यदि हम धर्म पे रहकर कोई अच्छा कार्य करते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं है कि सनातनी धर्म या मुस्लिम धर्म, नहीं, धर्म का मतलब ये हो गया कि आपने नैतिक मूल्यों के साथ किसी को मन वचन कर्म से आहत नहीं पहुंचाया, वो भी धर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई लोग होते हैं, मैंने कई घरों में देखा है, पूजा पाठ करती हैं महिलाएं, ठीक है, और है ना उनके पति का कहीं जाने का होता है तो कहती है चुपचाप बैठे रहो, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, फिर बाद में खाने को मिलेगा। मैंने ये बहुत, नहीं, ये आपका धर्म नहीं, ये अधर्म है। ईश्वर कभी नहीं कहता है, आपका कर्म यदि अच्छा है, काम, और आपने अपने धर्म को पहचाना। क्या धर्म था उस वक्त? कि अपने पति को भोजन देकर या करवाकर उन्हें विदा करते किसी कार्य के लिए, फिर आप पूजा करते ईश्वर की, वह धर्म है। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आपने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया, वह भी धर्म है। यानी हमारे जितने भी नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, नहीं ऐसा करता हूँ मैं उसको मार के और उससे चोरी करके पैसा लेकर आ जाता हूँ, मेरे वचन, मेरा सोच क्या हुआ? अनैतिक, तो ये अधर्म। और मैं नहीं, उसका बुरा नहीं होना चाहिए, उसका काम अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छे पैसे मिलने चाहिए, मैं उसका पैसा नहीं और उसको बढ़ाना चाहिए। तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, ये हमारे अनैतिक, अधर्म है, ये हमारे कर्म नहीं है। और जब हमारे ये कर्म नहीं है तो हमारा जो अभिव्यक्ति है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है ना, वो नेगेटिव बनेगा। तो धर्म क्या है? जिसमें हम अच्छे कार्य, अच्छी नीयत, अच्छे मन रखें, ठीक है, और
वही हमारे कर्म का आधार बनेगा, और जब कर्म का आधार बनेगा तो हमें अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ का मतलब पैसा ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी की सेवा करी, और दादाजी अरे शाबाश, शाबाश जो शब्द बोला ना, वो आपका अर्थ है, बिल्कुल कमाई है। जानते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको आपने रास्ता पार करा दिया, उसने आशीर्वाद दिया, बच्चा खुश रहो, वो जो खुश है ना, वो आपका कमाई है। कई जने आजकल ये होते, नहीं नहीं मैं तो पाँव छूता ही नहीं, मैं आशीर्वाद लेने में विश्वास रखता ही नहीं। ठीक है, तो जानते हैं क्या होता है, आप किसी को नमस्ते करते हैं तो ये नमस्ते, तो वो भी नमस्ते बोलेगा। प्रणाम बोलेंगे तो वो भी बोलेगा प्रणाम है। गुड मॉर्निंग बोलोगे तो वो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग है। गुड नाइट बोलोगे तो वो भी बोलेगा गुड नाइट है। लेकिन आप किसी को चरण स्पर्श करते हैं, जानते हैं आपकी नाभि से लेकर आपका शरीर नीचे झुकता है, झुकने के पश्चात आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है। ठीक है, फिर वापस जब आते हो तो रक्त संचालन एक तो सही होता है। दूसरा, जैसे ही आप झुकेंगे यानी आप विनम्र हुए तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर वो आपको बहुत सारे आशीर्वाद देगा, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, सदा सुहागन रहो, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जानते हैं क्या पता उसी वक्त उसकी जिह्वा पर वो शब्द सार्थक हो जाए और आपको मिल, बस वही कमाई है। कमाई का मतलब ऐसा नहीं है पैसा, और जब ये तीनों चीज अच्छी होती है तो हमको मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब ये मत समझ जाना हमारी अंत्येष्टि हो गई ना, हम भगवान बैकुंठवास में चले गए, नहीं। हमें किसी की मदद करने से, हमें किसी को आदर देने से, या हमें अच्छा बोलने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मोक्ष कहलाता है। ठीक है, चल, तो वही सुंदर है। तो ऋषि, भारतीय ऋषियों ने आत्मा को मजबूत कहा है कि यदि आपको आत्मा से कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई वस्तु प्रिय हो गई तो वह सुंदर है, वही आनंद है, वही रस है, उसी रस में मजा है। अब रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा सौंदर्य शास्त्र के लिए, इसके लिए बात करते हैं। प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रेम, छोटे बच्चे को, भंवरे को, जानवर को, पुष्प को, बिल्कुल बगिया के अंदर आप पानी डालो राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलकर, ठीक है, तो देखो आपके पेड़ पौधे बहुत जल्दी जल्दी बढ़े। प्रेम, प्रेम के हर कोई भूखे हैं। जहां प्रेम होगा वहां सुंदरता होगी, वहां पॉजिटिविटी होगी। कला में आत्मचैतन्य की प्रतिछाया मिलती है। बिल्कुल जैसी आपकी सोल होगी वैसा ही आपका सामने दिखाई देगा प्रतिदर्पण। बिल्कुल जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अरे यार आज तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, सुंदर दिख रही हूं, नहीं। जानते हैं वास्तविक सुंदर तो आप किसी को दिखाई दे रहे हैं। आपने तो दर्पण में देखा, मतलब आप अपने आप को 80% ही देख रहे हैं सुंदर। वास्तविक सुंदर तो आप दिखाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब बन गया यानी 80%। अब इस 80% को यदि आपने पेंटिंग बनाई, स्केच बनाया, फोटो खींचा, तो आप और तो फोटो में जो दिख रहे हैं वो कितने % सुंदर दिख रहे हैं? 70। दर्पण में देखने पर कितने सुंदर दिख रहे हैं? 80। और कोई व्यक्ति आपको वास्तविक रूप में देख रहा है, वो 100% आपके सौंदर्य को अनुभव कर रहा है। तो उसी प्रकार हम किसी भी वस्तु को देखते हैं अपनी आंखों से, वो वास्तविक सौंदर्य का भाव लिए होता है। तो उसी चीज को आत्म चैतन्य यानी आपकी आत्मा जैसी होगी वो वस्तु वैसे ही सुंदर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम देखते हैं, भिखारी, ठीक है, जगदीश मंदिर से हम नीचे उतर रहे हैं, वहां बहुत सारे भिखारी ऐसे यूं, अरे यार दूर करो इसको, कई लोग उसको, अब जिनके पास पावर, पोस्ट, पैसा सब होता है तो वो बेचारे भिखारी को भी पास में नहीं आने देते हैं, धुतकार देते हैं, डांट देते हैं। आत्मा, ठीक है ना। उसमें एक कलाकार था, वो उसको देखे जा रहा था, उस भिखारी को नोट किए जा रहा था और उसने मंच पर भिखारी का प्ले कर लिया और लोगों ने उसके तालियां बजाई और वो अवार्ड ले गया भिखारी के नाम पर। आत्मा यानी उसने किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी विषय को आत्मा से और फिर उसकी अभिव्यक्ति दे दी और वो सौंदर्यवान हो गया। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप प्रेजेंट करोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप दोगे। इसलिए अपने शब्द जितने भी होते हैं उनको सोच समझ के धारण कीजिए, शब्दों का चयन अच्छे से कीजिए। शब्द अगर अच्छे होंगे तो ध्यान रखना आपका फेस भी वैसा ही बनेगा। शब्द खराब होंगे, आपके विचार भी, आपके शब्द कहाँ दिखाई देंगे? आपके फेस पर। यानी कहने का मतलब प्रतिछाया, आपको छाया के रूप में दिखाई देंगे। अच्छी होगी तो अच्छी छाया दिखाई देगी, बुरे होंगे तो बुरी छाया दिखाई देगी। राइट, चलिए। अचेतन,
बिल्कुल हमारा मस्तिष्क अनकॉन्शियस हो गया। स्थूल, स्थूल मतलब जड़, एकदम स्थिर है। हम पर्वत स्थूल होता है, हम उसको हिला नहीं सकते। तो अचेतन स्थूल माध्यम में चेतना का चमत्कार दर्शाने का कला, यानी कहने का मतलब ये हो गया, चेतन मतलब हम सामने बैठे, अर्धचेतन मतलब हम निद्रा में, सोए हुए, स्वप्न में, अचेतन जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। तो जानते हैं जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है तो हृदय काम करता है, और जिसे आप कोमा की अवस्था भी कहते हैं। तो कोमा की जो अवस्था है ना, वो अचेतन की अवस्था है, ठीक है ना। तो वह स्थूल है, जड़ है, और वह जड़ होने की वजह से जब वह अपने आप को प्रेजेंट करेगा, वो शानदार कृति के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट, अतः सुंदर की अनुभूति किससे होगी? आत्मा से होती है। जिस रूप में प्रियतम आत्मचेतना का विलास नहीं है वह अर्थहीन है। जानते हैं मतलब, यानी जहां आपके पास है ना, कहने का मतलब ये हो गया कि उसके प्रति आपके मन में यदि विरह की भावना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये चला गया हमसे दूर, तो ये हमसे टूट गया, तो आप में जानते हो उसके प्रति प्रेम ही नहीं होगा। तुलसीदास जी ने कह रखा है, भय बिना प्रीत न होए, यानी अगर भय है तो प्रीत हो जाएगी। उसी चीज को मैंने यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि जो वस्तु आपकी प्रिय है, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, उसके प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं विलास की भावना रहेगी। अगर नहीं रहती है तो वह सौंदर्यवान नहीं होता है। अर्थहीन नहीं, उसमें सत्य भी नहीं होता है। जो वस्तु या जो चीज अर्थ युक्त है तो वो सुंदर है, अर्थ युक्त नहीं है तो ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया। जो प्रिय तथा सत्य नहीं है उसमें शिव अर्थात शुभ भी निवास नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब जो शाश्वत है, सत्य है, उसी में शिव निवास करेंगे, और वही शिव सुंदर भी दिखाई देगा, वही सत्य भी दिखाई देगा। आत्मा की अभिव्यक्ति ही कला का प्राण है। बिल्कुल आत्मा की अभिव्यक्ति, हम जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं, यदि हम सोल से प्रेजेंटेशन करते हैं तो वह हमारा प्यार ही है और वही हमारा प्राण है। आत्मा का प्रकटीकरण है, प्रत्यक्ष रूप है। कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव होता है। बिल्कुल इस बात को हम वापस समझ लेते हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम। अब आप यहां बोलोगे कि सत्य मतलब ट्रूथ, नहीं, सत्य का मतलब शाश्वत, जो हमें, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ सत्य है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिता सत्य है, सबके पास है, ठीक है। नदी सत्य है, और उसके अंदर हमको नैतिक मूल्य दिखाई दे रहे हैं, अनैतिक मूल्य नहीं, वह है शिव, जिसमें हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हमारी सोल को छू रहा है, वही शिव है। और जैसे ही शिव हुआ वह क्या हो गया? सुंदर हो गया, वह सुंदर को प्राप्त कर लेता है। तो भारतीय कला दर्शन के अंदर सौंदर्य दृष्टि को क्या माना गया है? सत्यम शिवम सुंदरम। आ जाइए, वेदों में रस और आनंद है। बिल्कुल जितने भी हमारे वेद हैं उनमें किसी न किसी रस का अनुभव होता है, और उन रस से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। रूप तथा रंग है, बिल्कुल फॉर्म एंड कलर बिल्कुल दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा कि किसी नायिका को बताना है विरह रस में, समझना, तो जानते हैं कलाकार क्या करेगा? उसे येलो कलर में बनाएगा, थोड़ी सी झिनझिन बनाएगा, बाल खुले बनाएगा, दुबली पतली सी काया बनाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीला पत्ता जब पेड़ पर होता है तो टूट के नीचे गिर जाता है, पीला फल जब ऊपर होता है तो यानी परिपक्व, मैच्योर्ड हो गया, पहली बात तो ये है ना। फिर पक गया, पक गया मतलब झरने जैसी अवस्था आ गई, ठीक है, वृक्ष ने उसे अपने से अलग कर दिया। तो पीत वर्ण कहीं ना कहीं राइजिंग का भी अर्थ है, तो परिपक्वता का भी अर्थ है, तो झिनझिन का भी अर्थ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी रूप को पॉजिटिविटी नेगेटिव में बदल सकते हैं, रंग के माध्यम से पॉजिटिविटी रंग के माध्यम से बदल सकते हैं। जैसे आपने वो पीके की मूवी देखी हो, है ना, तो उसमें वो आमिर खान बार बार कि सफेद रंग क्रिश्चियन ने यदि पहना है तो वो विवाह का जोड़ा है, सफेद रंग यदि हिंदू ने पहना है तो वो विधवा का रंग है। यानी हमारे वातावरण में एक रंग को कितना महत्व दिया गया है, ये भी हमें सौंदर्य शास्त्र के अकॉर्डिंग पता चल। संगीत जो पद्य में होता है, जैसे मेरे नैना सावन भादो, ये पद्य है, उसको हम गेय रूप में गाते हैं, तो जैसे ही हम गाते हैं बड़ा मजा आ जाता है। सुक्ति तथा गाथा है, बिल्कुल कोई भी पंक्ति होती है तो हम उसको गेय रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे मनोभाव, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं
अब मैं बोलूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने उसको बिल्कुल गे रूप में गाया, तो वो हमें सुंदर का भाव, हमें आकर्षण का भाव दिखाई देगा। अर्थात वह सब कुछ है जिसमें कला का निर्माण होता है। बिल्कुल हम हमारी कला को सब में, ब्रश करते हैं ना, ये भी कला है हमारी, हम शेविंग करते हैं कला है, हम केश सज्जा करते हैं कला है, हम भोजन बनाते हैं कला है, हम उस भोजन को डाइनिंग टेबल पर रखकर डेकोरेट करते हैं कला है, हम किसी से बात करते हैं कला है। कला हमारे जीवन में पद पग यानी पग पग पर दिखाई देती है, बस उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर होता है, और वही सौंदर्य का भाव है। वेद की काल दृष्टि में रूप कला का जो सार है, कहने का मतलब रूप कला मतलब जो भी हमारे प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं आर्ट के, ठीक है ना, वही हमारी आर्ट का एक सार है, तथा रूप में लय विधानी उसका सर्वस्व है। तो हम किसी भी फॉर्मेट में, हम किसी भी चीज में सौंदर्य देखते हैं तो उसमें रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये सभी चीजें देखते हैं, उसकी यूनिटी देखते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं, और फिर हम उस कला के सार पर पहुंच पाते हैं। कला अपने कौशल से अचेतन में चेतना का चमत्कार करती है। बिल्कुल जो चीज हम सोच ही नहीं सकते और वह हमें दिखाई देने लग जाती है, बिल्कुल कब हमारे सामने, तो वह हमें बहुत आकर्षक लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले कुर्सी कैसे होती थी, सिंपल सी कुर्सी, है ना, और आजकल कुर्सी कितने अलग अलग जो हम सोचे भी नहीं। वह लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स में देखना, हमने प्लेन उस वक्त आविष्कार किया ही नहीं था, और लियोनार्डो विंची ने ऐसी पेंटिंग्स बहुत सारी बनाई जिसमें प्लेन बनाए ना, तो उन्होंने अचेतन वाली चीज को जब सामने प्रेजेंट लेकर आए तो वह हमें सौंदर्य का भाव नजर देने लगते हैं। चैतन्य का यही चमत्कार ही हमारा अर्थ होता है, यानी जो चेतन अवस्था में हमको जो दिखाई देती है और जिसका कोई ना कोई अर्थ दिखाई देता है, वही हमारे लिए सुंदरता का भाव लिए होता है। उपनिषद में सौंदर्य को विशुद्ध आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया। उपनिषद जानते हैं मतलब क्या होता है? गुरु के पास बैठकर वेदों को पढ़ना, उपनिषद, ठीक है। यानी हम किसी भी चीज का ज्ञान ले रहे हैं तो गुरु के पास बैठकर, और जब गुरु के पास बैठकर हम अध्ययन करते हैं तो वह बिल्कुल शुद्ध होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होता है, ठीक है। यानी गुरु हमें क्या क्या बताएगा? नैतिक शिक्षा के बारे में बताएगा, अच्छे आचरण के बारे में बताएगा, आध्यात्मिकता के बारे में बताएगा, ईश्वर के बारे में बताएगा, सत्यता के बारे में बताएगा, और वही हम चारों तरफ देखना शुरू कर देंगे। भरत मुनि जिनकी फेमस पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जब हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे तो सौंदर्य शास्त्र की नींव ही हमारी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपने कला चिंतन में इस अर्थ को ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि बताया कि हृदय संवादी है, प्रिय और सुंदर है, जो शब्दों से सौंदर्य की व्याख्या हो जाती है। बिल्कुल कहने का मतलब ये हो गया कि कला के अंदर जब चिंतन का अर्थ निकालना है तो हृदय ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और हृदय आपका अच्छा होगा, आपके संवाद अच्छे होंगे, संवाद अच्छे होंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करेगा, प्रिय हो जाएगा, आप भी उसके लिए प्रिय हो जाएंगे, और वह क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए सुंदर। बिल्कुल छोटे बच्चे से बात करो, ए तू कहाँ जा रहा है, वो बच्चा ही बोलेगा ए तू कहाँ जा रहा है। आप बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, वही बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो। जानते हो हम छोटे थे, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, और मुझे ये अभी भी याद आता है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनको दीदी बुलवाने के लिए, यानी हमारे मम्मी पापा ने आज तक मेरे को दीदी बोलते हैं, यानी मेरा मोबाइल नंबर भी सेव है ना, तो मेरे मम्मी पापा ने डॉक्टर दीदी और एक में दीदी ऐसे ही करके सेव कर रखा है। और जब भी मैं कहीं मिलती हूँ ना कभी भी, तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं और दीदी आ गई, यानी मैं पापा, और पापा के जितने भी दोस्त थे ना वो भी मेरे को दीदी दीदी करते रहते। समझिएगा, हृदय में उद्भव हुआ क्या? विशुद्ध आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक मतलब यूं नहीं कि हम ईश्वर, ये भी एक ईश्वर है कि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे फादर ने क्या बोला? दीदी। अब वो दीदी शब्द किसके पास गया? दोनों भाइयों के पास गया, तो उन दोनों भाइयों ने भी आज तक मेरे को दीदी ही बोला, और वह एक सुंदरता का वातावरण। अब आज है ना हमारे मामीसा लोग भी हैं, तो जो है ना मेरे से भी उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं, यानी मामा लोग, तो वो भी मेरे को दीदी दीदी, यानी मामीसा लोग भी दीदी 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 करते रहते हैं। बड़ा यूं एक संवाद भी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन वहाँ ये है कि उन्होंने एक पॉजिटिविटी का
आवरण उत्पन्न किया कि ये सुंदरता का भाव जो है, ये जो खुशी का जो भाव है, वह एक रिस्पेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। किसके रूप में? छोटे बच्चे। तो छोटे जितने भी हैं वह सीखें, इसलिए वहां पर ऐसे शब्दों का चयन हमें जरूर करना। आजकल तो क्या होता है कि मैंने कहीं देखे हैं हस्बैंड वाइफ अपने पति को नाम से बुला लेते हैं, गलत है। पहले ये माना जाता था, अब आज ये कह दिया जाए तो सासू जी बहुत खराब हैं, हमने अगर अपने पति को नाम से बुला लिया तो हमारी सासू जी नाराज हो गई, और गलत है, ऐसा बोल दिया और हम नाराज। क्या पता, सोचिएगा इस चीज पे अपने हृदय में। तो हृदय में शब्दों की आध्यात्मिकता बढ़ाइए, सौंदर्य अपने आप अपने आसपास वातावरण में बनना शुरू होगा, सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वह माहौल सुंदरता की ओर चला जाएगा। जी हाँ, पंचज्ञ शास्त्री, इन्होंने अपने अंदर सौंदर्य शास्त्र के बारे में क्या कहा है? सौंदर्य शास्त्र को रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा गया, यानी रस की अनुभूति। सब जने दीदी 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 बोल रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। मेरे मेरे मामी सा बोले मुझे, दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने कहा अरे मैं भी आपकी दीदी? हाँ, आप सबके दीदी। एक खुशी, रस का अनुभव हो रहा है कि मेरे से बड़े भी दीदी करके बुला रहे हैं, तो एक अच्छा हो रहा है, यानी खुश प्रसन्न हो रहे हैं, यानी शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र में जो हम रस की अनुभूति करते हैं उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। के.एस. रामास्वामी शास्त्री, ठीक है, इन्होंने कहा सौंदर्य कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन, और जो प्रेजेंटेशन होगा तो साइंस से, वो सब जने दीदी दीदी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहा है। साइंस किस पे चलता है? प्रयोगशाला पर चलता है, प्रायोगिक रूप में चलता है। तो सौंदर्य को अनुभव करना है, प्रयोग के रूप में देखिए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे और आपसे सब आकर्षित होते चले जाएंगे। भारतीय विचारक के एक वर्ग ने सौंदर्य शास्त्र को क्या बोला? काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र का पर्याय माना है, पर्यायवाची कहा। उन्होंने कहा कि जो सौंदर्य शास्त्र है वो काव्य शास्त्र है, बिल्कुल शब्दों पर जिंदा है। बिल्कुल, आप अपने पापा को रोज कह दो कि पापा चरण स्पर्श, और चरण स्पर्श कीजिए, मम्मी चरण स्पर्श, और आप चरण स्पर्श करके आइए। ठीक है, आपने अपने मित्रों को बहुत अच्छी तरीके से संबोधित किया, एब्यूज वर्ड यूज नहीं किए, आपके मित्र आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और आप बात बात में एब्यूज वर्ड अपने दोस्तों को बोलेंगे, आपसे दूर होता चला जाएगा। शब्द कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को, अलंकार उसमें डेकोरेटिव, यार आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बस इतना सब बोल दो, देखिए वह प्रसन्न रहेगा। वो प्रसन्न रहेगा तो वो प्रसन्नता ही आपको देगा। ठीक है, साहित्य, बिल्कुल, हम जब हमारे आसपास इन सभी चीजों का समावेश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक साहित्य की रचना कर देते हैं, और ये सभी चीजें हमें आसपास हमें दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है। तो भारतीय विचारकों ने कहा यदि सौंदर्य को अनुभव करना है तो शब्दों के माध्यम से, विचार के माध्यम से, अच्छी नीयत के माध्यम से हम अपने आप में सौंदर्यवान बन सकते हैं। काव्य शास्त्र का अध्ययन काव्य तक सीमित है तथा सौंदर्य शास्त्र का समस्त कलाओं का शास्त्र का है। बिल्कुल, हम शब्दों के माध्यम से किसी भी काव्य के अंदर बता सकते हैं, अलंकार यूज करके या व्याकरण के माध्यम से, लेकिन सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, आप उसको कहीं भी बहुत विस्तारित रूप है, हम इसका अध्ययन जरूर करेंगे। तो जब हम इसको आगे देखते हैं तो हमें वो सौंदर्य शास्त्र कई कलाओं के रूप में दिखाई देगा। सौंदर्य शास्त्र मात्र काव्य शास्त्र नहीं बल्कि कला शास्त्र है, और काव्य शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र कला है। किस प्रकार है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की पारस्परिक तुलना, और इस तुलना को हम बिल्कुल आगे रूप में देखेंगे कि किस तरीके से हम काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को उन दोनों में अलग भी किस तरीके से करते हैं, तुलना कैसे करेंगे, और उनके साथ संबंध कैसे जोड़ा जाता है, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी साथ जुड़े हुए हैं, पूरक है। माता पिता, पिताजी अलग हैं, माता अलग है, माँ फीमेल है, पिता मेल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसा क्या संबंध है सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र में, इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए इन सभी नोट्स को अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। शब्दों का चयन अच्छा होगा तो हमारा रूप भी अच्छा होगा, हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिव बनेगा, सब हमसे आकर्षित होंगे और हम भी प्रसन्न रहेंगे, सब भी प्रसन्न रहेंगे। यही हमारी सौंदर्य शास्त्र की मूल अवधारणा है कि यदि हमारी आत्मा अच्छी है, मन नहीं, आत्मा अच्छी है, तो हम अच्छा ही अच्छा देते चले जाएंगे और खुश होते हुए चले जाएंगे और हमें कभी मानसिक द्वंद्व भी नहीं होगा, हमें कोई टैबलेट्स भी नहीं खानी होगी, हमें बहुत अच्छी नींद भी आएगी। इसलिए खुश रहिए, हंसी के रसगुल्ले खाइए और हंसी के रसगुल्ले खिलाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट।